Hello friends, welcome back to my channel. It's me Shweta Pandey. Hope you guys are doing very well and preparing for your upcoming examinations. So जैसा कि थोड़े दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी पोल्स लिए थे कि TRE 2 एंड TRE 3 में जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के हमारे क्वेश्चंस आए हैं क्या हमें उनका एनालिसिस करना चाहिए। सो अप्रॉक्स 97 to 98% लोगों ने उसमें हाँ में रिप्लाई किया कि हाँ हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए और इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, मेजर कौन सा पार्ट इंग्लिश लिटरेचर का कवर किया गया है, PYQs किस किस एग्जाम से रिपीट आए हैं और क्वेश्चंस जो ब्रिटिश लिटरेचर के ज़्यादा हैं या अमेरिकन के हैं या अमेरिकन और इंडियन या कॉमनवेल्थ लिटरेचर जो हमारा होता है उससे आते हैं या नहीं। हाँ, एक चीज़ जिनको नहीं पता कॉमनवेल्थ लिटरेचर क्या होता है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर उन कंट्रीज के राइटर्स के वर्क्स को कहा जाता है जहाँ पे कभी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई होती, लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और क्या कह सकते हैं ट्रिनिडाद टोबैगो। ये सारे ऐसे कंट्रीज आप देखे होंगे जिनके एक दो राइटर्स होते हैं जिनका, और जमाइका हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सारी कंट्रीज। तो उनके सारे वर्क्स तो आपको नहीं पढ़ने थे, बट एक दो वर्क्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। बेसिकली उन वर्क्स में वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे, जो जब उस टाइम पे कॉलोनीज उन्होंने बनाई, तो वहाँ पे जो उनकी एट्रोसिटीज होती थी उनके बारे में उन्होंने डिस्कस कर रखा होता है। ये हो गया कॉमनवेल्थ लिटरेचर। आज की वीडियो में हम लोग TRE 2 TGT एंड TRE 3 6 to 8 जूनियर जिसे कहते हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। TRE 2 PGT में कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं था एंड TRE 3 में तीनों ही 6 to 8 TGT PGT तीनों में ही लिटरेचर के क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम TRE 2 TGT के 15 क्वेश्चन एंड TRE 3 6 to 8 जूनियर के 35 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये किस एग्जाम में पहले आ चुके हैं, PYQs किस किस एग्जाम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, वहीं से डायरेक्ट, या आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम उठा लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन का जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कहीं नहीं पूछे गए होंगे बट वो इतने ऊपर से क्वेश्चन है, लाइक आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो किसको नहीं पता होगा कि ये लाइन मैकबेथ की नहीं है या एक कैरेक्टर मैकबेथ का नहीं है। जैसे हमारे 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया था, टेम्पेस्ट के दो कैरेक्टर्स का नाम पूछा गया था कि ये किस वर्क से रिलेटेड है, तो तुरंत जिसने भी टेम्पेस्ट की कभी भी स्टोरी या समरी सुनी होगी वो डायरेक्ट उसको तुरंत टिक कर देगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था, किस एरा का था, ये राइटर किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस पीरियड को बिलोंग करते हैं, या ये क्वेश्चन किसी अदर एग्जाम में आया था तो किस एग्जाम में आया था, और उस एग्जाम के PYQs करना कितना रेलिवेंट रहेगा, और PYQs करने हैं तो कैसे करने हैं, सारी चीजें आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस। तो ये जो सोनेट सीक्वेंस है ये लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ये एलिजाबेथन एरा को बिलोंग करते थे, यानी शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं ये, और इस सोनेट करेक्शन में इन्होंने 89 सोनेट्स को लिखा है, और इस हिसाब से इसका जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि एडमंड स्पेंसर हमारे ऑप्शन में दिए ही नहीं गए हैं। आगे मूव करते हैं। हाँ, एंड ये क्वेश्चन आया है यूपी जूनियर एडेड टीचर एग्जामिनेशन में, और आई थिंक ये 2011 का क्वेश्चन पेपर था, उससे रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो ये जो नीचे के दोनों प्लेस हैं, द जी ऑफ माल्टा एंड टम्बरलेन, ये दोनों ही किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने, जिनको हम चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहते हैं, और ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। और इनमें से जो फर्स्ट वाला रहेगा द विंटर्स टेल, ये शेक्सपियर ने लिखा है, एंड जी ऑफ माल्टा से ही इंस्पायर होके शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी थी। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 नीचे ही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, हु टर्म्ड द नॉवेल अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग दैट वाज अ कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। इसका आंसर हमारा रहेगा, इसके आंसर हमारे रहेंगे हेनरी फील्डिंग, जिन्होंने लिखा है जोसेफ एंड्रयूज। ओके, हेनरी फील्डिंग, आप इनको जब पढ़ेंगे जहाँ पे न्यू क्लासिकल एज जब खत्म होगा और रोमांटिसिज्म स्टार्ट होने वाला होता है, तब वहाँ पे आप इनको पढ़ेंगे। प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म या अर्ली नॉवलिस्ट, इनका जो नॉवेल रहेगा जोसेफ एंड्रयूज, इसी वर्क के लिए इन्होंने ये लाइन कही थी। और ये क्वेश्चन आपका शायद कहीं का रिपीटेड नहीं है, लेकिन अगर आप हेनरी फील्डिंग को पढ़ेंगे देन वहाँ पे आप इस चीज़ को अवश्य ही पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 74 पे मूव करते हैं। सो इसमें रहेगा कि इसमें से कौन सा वर्क है गोथिक मोड ऑफ राइटिंग में लिखा गया है। गोथिक मोड आप किसका कहते हैं? गोथिक वर्क ऐसे होते हैं जिनमें भूत प्रेत की बात की जाती है, डरावनी चीजों की बात की जाती है, उनको हम गोथिक कहते हैं। ओके, सो इसका आंसर रहेगा द कैसल ऑफ ऑट्रांटो। इसको लिखा है हॉरेस वॉलपोल ने, और इनका नाम गॉथिक राइटिंग में बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर किसी ने लिटरेचर का हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ा होगा, जो मैंने बताया है AKS राजवीर सर का वीडियो, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा देन ये क्वेश्चन उसका कभी भी नहीं छूटेगा। सर ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट करके बताया कि जो हॉरेस वॉलपोल थे, रॉबर्ट वॉलपोल इनके जो फादर थे, वो यहाँ के ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये उनके ही बेटे थे। इन्होंने लिटरेचर में अपना हाथ आजमाया और गॉथिक राइटिंग में बहुत ज़्यादा नाम कमाया हुआ है। सो कभी भी आपको अगर होरेस वॉलपोल का नाम दिखे तो और गॉथिक राइटिंग का नाम लिखे तो दोनों को आप जरूर से मैच कर लीजिए। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे कहते हैं चलते हैं। तो बता रहे हैं कि कौन से रोमांटिक पोएट ने द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ लिखा है, मतलब इस बारे में बात की है। इसका मतलब होता है कि कभी कभी जो रीडर होता है वो चीज़ों को की सच्चाई जान रहा है कि सच्चाई क्या है, फिर भी उस वर्क में या उस चीज़ में पढ़ के लिटरेचर में इतना खो जाता है कि जो राइटर ने लिखा होता है उसी को वो सच समझने लगता है और बाकी अपनी समझ को वो भूल जाता है। सो ये टर्म या इसको आप वहाँ पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं लिटरेरी टर्म्स जब पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप इस टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये टर्म एसोसिएटेड है ST कॉलेरिज से। उनका एक वर्क आता है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उस वर्क में इन्होंने इस टर्म को दिया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा कि किस पोएट्स ने ये कॉन्ट्रेरियस स्टेट्स दिखाया है, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो जहाँ पे ऐसे कुछ आप और पूछा जाए जहाँ पे दो कॉन्ट्रेरी या दो अपोजिट इमोशंस की बात की जाए तो वहाँ पे आप आंख मूंद के विलियम ब्लेक का नाम लगा दीजिएगा। ये रोमांटिक एरा को बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी, जैसे आपने इनका द टाइगर पढ़ा होगा, द लैम्प पढ़ा होगा। तो जब लैम्प को दिखा रहे हैं तो ये मासूमियत दिखा रहे हैं, और जब टाइगर को दिखा रहे हैं तो फियरलेसनेस दिखा रहे हैं, या जो एक कह सकते हैं हम नेगेटिव एस्पेक्ट होगा इंसान के व्यवहार का वो दिखाएंगे, और जब लैम्प को दिखाएंगे तो एक पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच शो कर रहे होते हैं। सो ये इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को शो करते हैं विलियम ब्लेक अपने वर्क्स में। आगे मूव करते हैं, तो फिर आएगा किस नॉवेल में हेथक्लिफ का कैरेक्टर रहता है। तो ये रहेगा हमारा वुथरिंग हाइट्स में। ठीक है, वुथरिंग हाइट्स ये शायद MA फर्स्ट ईयर में या MA सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा हुआ है। इसकी राइटर है एमिली ब्रॉन्टे हैं, और इनका ये विक्टोरियन एरा को बिलोंग करती हैं, और इनका जो स्यूडोनेम या पेन नेम रहता है वो एलिस बेल रहता है। ये शायद 2-3 सिस्टर रहती हैं जो मिलके चीज़ें लिखती हैं अलग अलग नामों से। सो इनका स्यूडोनेम रहेगा एलिस बेल, और लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने, और ये विक्टोरियन एरा को बिलोंग करती है। वुथरिंग हाइट्स इस नॉवेल का नाम है। इस नॉवेल को आप पढ़ेंगे देन आप इसमें थोड़ा महसूस करेंगे इस नॉवेल को पढ़ के कि बदला लेना या बदले के बारे में सोचना कितनी बुरी चीज़ होती है या कितनी छोटी चीज़ होती है। बेसिकली इस क्या कहते हैं वर्क से आप यही जान पाएंगे कि बदला लेने में कुछ भी फायदा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज़ तो सबको ही पता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखी है, ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ये विक्टोरियन एरा में आए हैं, मतलब ये ऑल्दो इन्होंने लिटरेचर में इतना कुछ काम नहीं किया, बट इनकी जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे, बायोलॉजी इन्होंने पढ़ी होगी, उन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा। ये विक्टोरियन एरा में क्या कहते हैं ये वर्क आया होता है, क्योंकि आप जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि विक्टोरियन एरा में होता है यहाँ पे साइंस और रिलीजन का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सो जब इनकी बुक ये पब्लिश होती है और इसमें ये साइंस को प्रमोट कर रहे होते हैं, इस चीज़ पे भी डिबेट रहते हैं। आगे मूव करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 79 पे पहुंचते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, ये है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये किस राइटर ने लिखी है? सो ये आपको मिलेगा, एक पोएम रहेगी सेकंड कमिंग, ये लिखी हुई है WB ईट्स ने, उसमें मिलेगा। सो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दी अबव। तो WB ईट्स जो थे ये एक आयरिश पोएट थे,
आयरिश यानी आयरलैंड के पोएट थे। और इनके बारे में एक मतलब खास बात बताऊं कि ये मतलब इनकी हाइट बहुत कम थी और ये थोड़े काले दिखते थे, तो लोग वहाँ पे इनको इंडियन कहते थे, इंडियन कह के चिढ़ाते थे। सो इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। उन्होंने अपने कई वर्क्स में इस चीज़ का जिक्र किया है कि मुझे मतलब वर्क्स में नहीं बट अपनी लाइफ हिस्ट्री में इनका जिक्र मिलेगा कि जब लोग इनको इंडियन कहते तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल फील करते थे कि मुझे इंडियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे वहाँ के लोग थोड़े गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, और उनके मुकाबले हम इंडियंस जो होते हैं, हमारा जो क्या कहते हैं शेड होता है वो भी डार्क होता है और हमारी हाइट भी कम होती। इस कारण जैसे ये इंडियन कहे जाना अपने लिए बहुत बुरा चीज़ फील करते थे। सो जिस वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, द सेकेंड कमिंग, उसमें सेकंड कमिंग में डब्ल्यू बी ईट्स दिखाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो जीसस क्राइस्ट है उनका दूसरा जन्म होगा, फिर सारी चीज़ें सही होंगी। ये एमए सेकेंड ईयर में है, ठीक है। एमए सेकेंड ईयर में आप इस पोएम को पढ़ेंगे और बहुत शॉर्ट पोएम है, 8 से 10 लाइन की आई थिंक पोएम है, अभी मैं थोड़ा भूल गई हूँ, बट मैक्स बहुत होगी तो 15 लाइन की पोएम होगी, उससे ज़्यादा ये लाइन की पोएम नहीं है और काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंचते हैं कि किसने टर्म दिया ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, किस ऐसे में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। सो अगर आपको ये टर्म नहीं पता होगा, लिटरेरी टर्म्स में पढ़ेंगे आप इसको ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, कि दो चीज़ों के क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स यानी मोटिव्स होते हैं वो कैसे चीज़ जुड़े होते हैं। फिर भी आप इस जो वर्क है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से जान सकते हैं। ये वर्क रहता है टी एस इलियट का। ये टी एस इलियट के बारे में आप जानें कि ये इनका जो क्या कहते हैं डेथ कह रही हूँ सॉरी, इनका जो बर्थ प्लेस होता है वो यूएस में इनका बर्थ होता है, लेकिन ये देखते हैं कि यूएसए में क्रिश्चियनिटी बहुत डाउन है, यहाँ पे लोग रिलीजन में इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं, इस कारण से ये मूव ऑन कर जाते हैं यूके यानी ब्रिटेन में, और देन ये ब्रिटिश राइटर बनते हैं, वहाँ पे जाके इंग्लिश में अच्छी खासी राइटिंग लिखते हैं। इनका सबसे सबसे मोस्ट फेमस वर्क आप जानते होंगे द वेस्टलैंड एंड इनका एक है मर्डन कैथेड्रल, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ऐसे करके ढेर सारे वर्क्स इनके हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इंपॉर्टेंट राइटर्स की मैंने लिस्ट दी है वहाँ पे मैंने टी एस इलियट को मेंशन किया है, इनको पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पहुँचते हैं कि किसने फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, तो इसको कौन सा इंडियन नहीं जानता हो जो बचपन से मालगुडी डेज टीवी पे देखते आए होंगे या कहीं से भी, सबको पता होगा कि आर के नारायण का वर्क है मालगुडी डेज करके एक सीरीज आती थी उसमें। आगे मूव करते हैं। सो आएगा कि ये नॉवल किसका है, द होम एंड द बर्ड, ये रहेगा आर एन टैगोर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। सो हमारे इंडियन लिटरेचर से ये दो क्वेश्चन आए हैं, एक पहला क्वेश्चन आर के नारायण से था, दूसरा था द होम एंड द बर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। बाकी सारे क्वेश्चन अभी तक जो हमने देखे वो सारे के सारे ब्रिटिश राइटिंग से, ब्रिटिश लिटरेचर से हैं। आगे मूव करते हैं कि किसने हु रोट डिस्टोपियन नॉवल 1984, ठीक। अब डिस्टोपियन नॉवेल्स क्या होते हैं, डिस्टोपियन नॉवेल्स में मेनली रहता है जो कैसे बताऊं, सॉरी हटाओ मुझे भी नहीं याद आ रहा क्या है तो इसको लिखा है 1984 जो नॉवेल है इसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। और जॉर्ज ऑरवेल के बारे में एक बहुत अच्छा बताऊं, इन्होंने एक वर्क लिखा एनिमल फार्म। एनिमल फार्म का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि पिग्स का जो बाड़ा होता है उसको दिखाते हैं, और इससे ये रशियन रेवोल्यूशन को दिखा रहे होते हैं, जो रशियन रेवोल्यूशन होता है जिसमें से जिसके कई जहाँ से कई सारे टर्म्स होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने इंक्लूड किए हुए हैं, वहाँ उसको ये दिखाते हैं एनिमल फार्म्स में। और जितने भी एनिमल्स का कैरेक्टर दिखाते हैं वो इसमें शामिल होने पॉपुलर एक्टिविस्ट होते हैं। और एक इनके बारे में बहुत बहुत ऐसे मजेदार बताऊं, इनका जो बर्थ प्लेस है वो मोतिहारी है, हमारे बिहार का मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो जॉर्ज ऑरवेल का बर्थ प्लेस है। आप जाके चाहे इसको क्या कहते हैं विकिपीडिया पे सर्च करिए, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा कि जॉर्ज ऑरवेल का बर्थ प्लेस क्या है। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जिमी पॉर्टर का जो करेक्टर है वो किसने क्रिएट किया है। तो आप अगर जिमी पॉर्टर का करेक्टर नहीं भी जानते होंगे तो आप लुक बैक इन एंगर जो जो नॉवेल है उससे जान सकते हैं। ये लिखा है जॉर्ज ऑसबॉर्न ने, ये भी ब्रिटिश थे, जॉर्ज ऑसबॉर्न ने लिखा है, भी ब्रिटिश थे। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे इंडियन से हैं, बाकी सारे ब्रिटिश से हैं। जो लुक बैक इन एंगर में आप देखेंगे एक कपल को दिखाया जाता है कि कैसे इसकी वाइफ को कोई हैंकी देता है और फिर उससे थोड़ा गुस्सा ऐसे करके शायद स्टोरी है, मैंने शायद ग्रेजुएशन में पढ़ी थी तो मुझे भी थोड़ा याद नहीं, बट इतना मुझे पता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ जाते हैं किसी बात पे, इतनी स्टोरी है।
आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। बैंको का कैरेक्टर, शेक्सपियर से सीधे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले वाला था कि कौन सा प्ले शेक्सपियर का नहीं है, दूसरा कैरेक्टर से पूछ लिया गया है। सो बैंको का जो कैरेक्टर बैंको का जो कैरेक्टर रहता है वो मैकबेथ में रहता है। मैकबेथ आप जानते ही होंगे कि शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज जो हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, उसमें से एक है। मैकबेथ के कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे मैकबेथ हैं, मैकडफ हैं, और 3 विचेस रहेंगी, लेडी मैकबेथ रहेंगी, बैंको रहेंगे, लेडी मैकडफ रहेंगी। ये सारे हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे। सो ये हो गए हमारे जो मैं इसको रीज कर देती हूँ। सो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस ये थे। ये टीआरई 2 के टीजीटी के जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चंस थे वो हमारे अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग मूव करेंगे टीआरई 3 के जो 6 to 8 में लिटरेचर के क्वेश्चन आए थे उनकी तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते पार्ट 3। ये हमारा रहेगा 6 to 8 टीआरई 3 का। सो ये मेरा पेपर था, तो मुझे कुछ इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझे आने चाहिए थे पर मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा दुख भी रहेगा। सो पहला क्वेश्चन रहेगा कि किस ऑथर ने ये लाइन लिखी, एलिमेंट्री। इसको एक सेकंड में इसको थोड़ा वो कर दूं, शार्प कर दूं, थिकनेस आई मीन इसकी कम कर दूं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि किसने ये लाइंस लिखी, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। सो ये लाइन रिलेटेड है आर्थर कॉनन डॉयल से, जो कि मैंने कभी सुनी नहीं थी, आर्थर कॉनन डॉयल से। और ये इनका एक वर्क आता है शर्लॉक होम्स, इसमें इस वर्क में ये इस लाइंस को लिखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें, किसी ईयर में आया है, ईयर नहीं याद है, बट मैंने सर्च किया था तो पता चला आर्मी पब्लिक स्कूल के जो टीजीटी या पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका था। तो आप देखेंगे जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू ही होते हैं, बाकी कुछ ही यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच से कि डार्कनेस विजिबल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। तो जब दो एकदम कॉन्ट्रोरी वर्ड्स को लिख दिया जाए, जैसे क्या कह सकते हैं इसे, डार्कनेस विजिबल हो गया, और एक मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा है, देखो वैसे याद रहता है पर जब बताना होता तो नहीं याद रहता। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरॉन। जब दो कॉन्ट्ररी वर्ड्स को एक साथ एकदम चिपका के रखे जाए तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमारी ऑक्सीमोरॉन रहती है। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, मोरॉन का मतलब क्या होता है, मोरॉन का मतलब गधा या बेवकूफ होता है। तो जो बेवकूफ होगा वही दो अलग अलग चीजों की बात एक साथ करेगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे कि ये दोनों ड्रामेटिक मोनोलॉग्स किसने लिखे, एंड्रिया डेल सार्टो एंड फरालिप्पो लिप्पी। फरालिप्पो लिप्पी में फाइनल ईयर में रहती है, वहां पे आप पढ़ेंगे। सो ये दोनों वर्क्स रहेंगे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग के। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन या हाँ रोमांटिक एरा के एकदम लास्ट में आते हैं, विक्टोरियन की स्टार्टिंग में है। ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी वाइफ भी थी, वो भी अच्छी, वो भी राइटर थे, उन्होंने भी काफ़ी पोएम्स मतलब पोएट्री लिखी हुई है। सो ये रहेंगे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जिन्होंने लिखी है फरालिप्पो लिप्पी, एंड्रिया डेल सार्टो। आगे मूव करते हैं। फिर ये क्वेश्चन रहेगा लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसने लिखी है। सो इसका आंसर रहेगा विलियम गोल्डिंग। ये मेरा आंसर राइट था। ये क्वेश्चन हमारा आया है, कोई एग्जाम होता IBACIO ग्रेड सेकंड, ये कोई एग्जाम था, वहां पे डायरेक्ट ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया था विलियम गोल्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, स्यूडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। सो ये क्वेश्चन मेरा इतना गलत हुआ क्योंकि जब आप चार्ल्स लैम्ब को पढ़ेंगे उनका स्यूडोनिम रहता है इलिया, जब आप चार्ल्स डिकेंस को पढ़ेंगे तो इनका स्यूडोनिम रहेगा बॉस। सो मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो गई थी, चार्ल्स डिकेंस चार्ल्स लैम्ब में, और मैंने इसका आंसर लगाया था इलिया, जबकि इसका आंसर होगा बॉस, क्योंकि इनका एक वर्क रहता है, उस वर्क का नाम रहता है स्केचेस ऑफ बॉस। स्केचेस ऑफ बॉस, वहीं से ये नेम लेकर इन्होंने क्वेश्चन बीपीएससी ने बनाया कि बॉस किसका स्यूडोनिम है, तो ये चार्ल्स डिकेंस का रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, किसने फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट किया है। सो ये रहेंगे हमारे एसटी कॉलरिज। अभी इनका एक वर्क हमने पहले पीछे देखा था, डिसबिलीफ वाला जो टर्म था वो किस वर्क से था, सो वो था बायोग्राफिया लिटरेरिया से, एंड ये तीनों टर्म्स भी इनके इसी वर्क से रहेंगे। इसमें बेसिकली एसटी कॉलरिज ने पोएट्री के ऊपर अपने व्यूज दिए, अपनी लाइफ को डिस्कस किया, वर्ड्सवर्थ के साथ अपना रिलेशन दिखाया इस वर्क में। बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्रिटिसिज्म जब आप पढ़ेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें ये वर्क आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं,
सन्स एंड लवर्स ये किसका है? ये है डीएच लॉरेंस का। जो मैंने लिस्ट दी है इंपॉर्टेंट राइटर्स की, उसमें भी मैंने डीएच लॉरेंस को शामिल किया है। और जिसने अवध यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया होगा तो उसमें सन्स एंड लवर्स आपका ये नॉवेल रहता है। और ये आया है क्वेश्चन हमारा 2019 के यूजीसी नेट के एग्जाम में, 2019 यूजीसी नेट के एग्जाम में। आगे मूव करते हैं कि किसमें हम याहूस का कैरेक्टर पाएंगे, तो वो हमारा आएगा रॉबिन्सन क्रूसो में। रॉबिन्सन क्रूसो लिखी किसने थी? डेनियल डीफो ने। डेनियल डीफो जब आप पढ़ेंगे कि जो नॉवल, अरे सॉरी, अर्ली नॉवलिस्ट या नॉवेल्स की स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप डेनियल डीफो का नाम पढ़ेंगे, वहाँ पे आप रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ेंगे और इसी में याहूस का कैरेक्टर रहता है। और रॉबिन्सन क्रूसो पे एक एक क्या कहते हैं, लिटरेरी टर्म नहीं, एक ईडियम भी बना हुआ है क्रूसो करके, याद नहीं आ रहा है, जब कभी याद आएगा तो बताऊंगी। फिर आएगा इंग्लिश एसेइस्ट ने किसने लिखा है? कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, तो ये लिखा है थॉमस डिक्वेंशी ने। ये हमारा क्वेश्चन आया है नेट के 2023 में नेट का आया है क्वेश्चन, यूजीसी नेट में। और जब आप रोमांटिक एरा का एकदम लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे, जो माइनर राइटर्स रहेंगे रोमांटिक एरा में, उसमें आएंगे थॉमस डिक्वेंसी। इनके कई सारे वर्क्स हैं जो एक्चुअली इन्हें ओपियम यानी अफीम की लत लग गई थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है, इसलिए इसमें ही अपने कन्फेशंस को लिख रहे होते हैं। और जब मैं अपने नोट्स बाद में शेयर करूंगी, जब मैं यहाँ पहुंचूंगी जो अपना लिटरेचर का सीरीज चल रहा है उसमें मैं बताऊंगी कि मेरे नोट्स में साफ साफ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसको मैंने याद कर रखा है कि ओपियम क्वेंच का मतलब क्या होता है? क्वेंच का मतलब होता है अपनी थ्रस्ट को, अपनी प्यास को मिटाना। तो मैंने ऐसे याद रखा कि ओपियम आप कितना भी खा लेंगे, कितना भी जो पी लेता है, जिसको बाल लत लग जाती है, तो उसकी फिर भी कभी भी उसकी जो थर्स्ट है ओपियम की, वो कभी भी क्वेंच यानी खत्म नहीं होती है। अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा कि एमा किसने लिखी है? तो एमा जो है वो जेन ऑस्टन से रिलेटेड है। ये हमारा आ चुका है हिमाचल प्रदेश टीजीटी 2013 में, क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश टीजीटी 2013। और जब जेन ऑस्टन मैंने लिस्ट में दी हुई, जेन ऑस्टन को आप पढ़ेंगे तो उनके जो कुछ वर्ड्स रहेंगे जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, इनके कैरेक्टर्स को आपको थोड़ा स्टोरी याद रखना पड़ेगा। बाकी जैसे एमा हो गया और मेंस करके कुछ नाम है, ढेर सारे इनके वर्क्स के नाम है, उनके सिर्फ आपको नाम नाम याद रखने रहेंगे। आगे मूव करते हैं कि किस राइटर ने लिखी है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, तो ये लिखी हुई आर्थर मिलर ने, आर्थर मिलर। और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है AWES यानी आर्मी स्कूल PGT 2012 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है। और ये अमेरिकन राइटर थे। सो अमेरिकन राइटर्स की जो मैंने लिस्ट दी है उसमें इनको शामिल किया। अगर आपने नहीं देखी देन आप चैनल पे जाके अमेरिकन, इंडियन एंड ब्रिटिश जितने भी राइटर्स होते हैं उनकी मैंने कंप्लीट लिस्ट दी है कि ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है। और उनका PDF भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिर द जी ऑफ माल्टा किसने लिखी? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ये आपको मैंने अभी TGT वाला जब क्वेश्चन में करा रही थी वहां पे मैंने आपको अच्छे से बताया है। फिर मिस मार्पल का कैरेक्टर जो है वो अगाथा क्रिस्टी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा, इस पे कई सारी मूवीज ही बन चुकी हैं ऑल दो, बट मैंने ये मतलब अगाथा क्रिस्टी को भी मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है। बट मिस मार्पल का कैरेक्टर है ये अगाथा क्रिस्टी ने लिखा, और ये शायद इनकी ग्रैंड मदर से रिलेटेड एक कैरेक्टर है, जिसमें एक बूढ़ी औरत का कैरेक्टर ये शो कर रही है। आगे मूव करते हैं। जिस किसने लिखा द स्पेनिश ट्रेजेडी? वो लिखा थॉमस किड ने। जब मैंने अपनी एलिजाबेथ नेरा वाली वीडियो कराई थी जिससे मैंने बताया कि एलिजाबेथ नेरा यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में, वहां पे मैंने अच्छे से बताया कि थॉमस किड जो थे ये इनका एक वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिससे बाद में शेक्सपियर भी जहां तक इंस्पायर होते, इससे कुछ शेक्सपियर ने सीखा है। हाँ, प्ले विद इन प्ले यहाँ से सीखा है। प्ले विद इन प्ले जो होता है या प्ले इन प्ले जो होता है, जैसे हेमलेट आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हेमलेट अपने फादर की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक प्ले करवाता है। सो इस टाइप की एक कहानी के अंदर जब दूसरी कहानी चल रही होती है वो शेक्सपियर ने सीखी थी थॉमस किड के इस वक्त स्पेनिश ट्रेजेडी से। क्वेश्चन नंबर 85 की कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसिस किसने लिखा? तो अगर जिसने यूलिसिस का नाम भी सुना होगा तो उसको बहुत अच्छे से उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये वर्क जो रिलेटेड है वो जेम्स जॉयस से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन हमारा UGC नेट 2021 से पूछा गया है PYQ। जैसे कुछ क्वेश्चन में जहां बता रही हूँ जो PYQs आपको बता रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये नेट 2021 में है, तो अभी इतना तो नहीं आता कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जब आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस का, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनकी एक्सप्लेनेशन और उनके जो अदर ऑप्शंस होते हैं उनसे बना के पूछे जाते हैं।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, क्या कहते हैं, इंडियन लिटरेचर से। तो ये है किस पोएट ने लिखा है पोएम द फकीर ऑफ जंगीरा। तो ये लिखा रहेगा हेनरी एल डेरोजियो ने। इनको आप जब आईएनएम पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहां पे भी पढ़ेंगे। ये शायद इन्होंने यूथ बंगाल करके यंग बंगाल सोसाइटी, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया था, हेनरी डेरोजियो ने, बंगाल में। और इनको हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट पोएट इन द लीनिएज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, यानी इंडिया में इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट करने की जो एक प्रथा थी वो इन्होंने ही स्टार्ट की थी। इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे मूव करते हैं कि कहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की किस वर्क में मिस्टर मेकावर का कैरेक्टर मिलेगा। सो ये हमें मिलेगा डेविड कॉपरफील्ड में। चार्ल्स डिकेंस जो थे ये विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं। इनके जो नॉवेल्स हैं वो सोशल सटायर्स होते थे, सोसाइटी में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उन पे ये बहुत अच्छे सटायर के थ्रू, मतलब नॉवेल्स के थ्रू सटायर करते थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स आपको मिलेंगे, जैसे ऑलिवर ट्विस्ट हो गया, ठीक है, टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द पिकनिक पेपर्स। ये सारे जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे एक मूवी भी बन चुकी है आपकी, नाम नहीं याद है, आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ की मूवी है वो, अभी इसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। और द टेल ऑफ टू सिटीज, इससे एक क्वेश्चन आता है टेल ऑफ टू सिटीज से कि इस जो नॉवेल है इसमें कौन सी दो सिटीज की बात की है। तो एक रहेगा फ्रांस का पेरिस और दूसरा रहेगा इंग्लैंड का लंदन। इन दो सिटीज की इन्होंने बात की। ऑलिवर ट्विस्ट जो होता है ये एक लड़के की कहानी होती है, उसको शो करते हैं। इसी से एक इडियम बना है ऑलिव ब्रांच, ठीक है। ऑलिव ब्रांच एक इडियम या फ्रेज आप लोगों ने सुना होगा जिसका मतलब होता है पीस। ओके, पीस कायम करना, उसका ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस कहीं पे कायम करना। तो वहां पे आप ऑलिव ब्रांच एक इडियम का यूज कर सकते हैं। फिर आता है द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी रिलेटेड है हेरोल्ड पिंटर से। ये भी मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ी हुई थी हेरोल्ड। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो पीजीटी लेवल के आपको मिलेंगे, कि जो मास्टर्स में टॉपिक्स पढ़े होते हैं लोगों ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप, मैथ्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यही रीजन था कि मेरे जितने भी क्वेश्चन सही हुए थे, क्योंकि मैंने रिसेंट में ही अपना एमए मास्टर्स कंप्लीट किया था 2023 में। मेरा बीएड एंड एमए दोनों हुआ है साथ में, इसीलिए मैं बिहार का पीजीटी नहीं दे सकती, क्योंकि शायद वहाँ पे दो डिग्रीज एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको मत करिए, तो मैं पीजीटी पे ध्यान ही नहीं दे रही। सो इसका आंसर रहेगा हेरोल्ड पिंटर। और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है यूजीसी नेट 2020 में, कोरोना वाले ईयर में। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि बर्थडे पार्टी किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी हेरोल्ड पिंटर ने। इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि प्रिंटर जैसा काम करता है। तो बर्थडे पार्टी जब होती है, ढेर सारी फोटोज खींचते हैं, तो फोटोज को प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वेश्चन है कि सलीम सिनाई का जो कैरेक्टर है वो किससे रिलेटेड है। ये कैरेक्टर रिलेटेड है सलमान रश्दी से। सो यहाँ से इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये कैरेक्टर रिलेटेड है सलमान रश्दी से। इनका एक वर्क आता है द मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे एक बच्चे के माध्यम से बताया गया है कि जब आज़ादी मिली तो उस रात में उसके क्या सपने रहे होंगे और क्या चीजें निकली। इसके ऊपर ये वर्क रहेगा, इनका नॉवेल है। आगे मूव करते हैं। ये है बट एट बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हियरिंग नियर। ये किस क्या कहते हैं पोएम से ली गई है। सो ये ली गई है टू कॉय हिज मिस्ट्रेस से, और इसको लिखा है एंड्रयू मार्बल ने। टू कॉय हिज मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्बल। आगे मूव करते हैं। फिर है डॉक्टर अजीज का जो कैरेक्टर है अ पैसेज टू इंडिया। ये किस नॉवल से रिलेटेड है, तो जिसने ये इसी वर्क को ही जाना होगा कि अ पैसेज ऑफ इंडिया किसका है, वो भी जानता होगा। सो ये वर्क है हमारा ईएम फॉस्टर का। ईएम फॉस्टर का ये वर्क रहेगा। और ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है यूपी जूनियर एडेड 2021 में। 2021 में यूपी जूनियर एडेड टीचर एग्जामिनेशन हुआ था। यूपी जूनियर एडेड टीचर एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था अ पैसेज ऑफ इंडिया किसका वर्क है। सो ये रहेगा हमारा ईएम फॉस्टर का। आगे मूव करते हैं। ये बोला गया है कि किसी के मरने पे कोई जो पोएम लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो सब जानते हो, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इतना बात सबको पता है कि उसे हम एलिजी कहते हैं। और एलिजी में एडोनिस एक बहुत ही फेमस एलिजी है, एडोनिस, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली शैली और किड्स में कंफ्यूज होती हूँ कि किसने किसके लिए इसको लिखा हुआ है। सो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एडोनिस किसने और किसकी डेथ पे लिखी हुई है। आगे मूव करते हैं 93 क्वेश्चन पे। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक अ फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल
फॉल्ट, तो ये किस क्या कहते हैं राइटर ने लाइन लिखी है और किस वर्क में लिखी है? सो इसका आंसर रहेगा मैथ्यू आर्नोल्ड। इनकी एक मोस्ट 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 फेमस पोएम रहेगी, वो है डोवर बीच। तो अगर आपने अभी तक अगर आप यहाँ पहुंच गए हो मैथ्यू आर्नोल्ड पे, और अगर आपने इनकी डोवर बीच नहीं पढ़ी है, देन आप इसको पढ़ लीजिए। मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं, और इनकी जो पोएम है डोवर बीच, उससे ये लाइन्स आई हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे पहुंचते हैं। सो ये क्वेश्चन है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इनकी पोएम का नाम ही ब्रेक 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 है, और इसको लिखा है क्या कहते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। सेम ये विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं। ये पोएम मुझे नहीं याद आ रहा कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अभी याद नहीं है, बट ये पोएम मैंने पढ़ रखी है, और ये पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। फिर सीधी सी बात देखिए, जेन ऑस्टन से अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि एमा किसने लिखी। अब इनका क्वेश्चन आ गया इनके दूसरे वर्क से कि ये कैरेक्टर किसका है, एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी। सो ये सब जानते हैं कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का है, जिसमें प्राइड जो है वो डार्सी है, और प्रेजुडिस जो है वो एलिजाबेथ बेनेट है। कि डार्सी एक अमीर आदमी है तो उसके अंदर घमंड रहेगा, उसका घमंड वो प्राइड, और एक अमीर आदमी हमेशा घमंडी ही होता है, यानी प्रेजुडिस ये रहेगा एलिजाबेथ के। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी के लिए पहले से बनी बनाई बातें, स्टीरियोटाइप्स जिन्हें कहते हैं, और उन स्टीरियोटाइप से बिलीव करना है प्रेजुडिस कहलाता है। आगे मूव करते हैं कि राजू एंड गाइड ये किससे रिलेटेड है। सॉरी, राजू द गाइड एक वर्क है, किसका है, आर के नारायण का, जिससे मालगुडी डेज हमने देखा था वो आर के नारायण का था। द गाइड इनका वर्क है, और इस गाइड में जो राजू का जो मेन कैरेक्टर या प्रोटोगनिस्ट होता है वो राजू रहता है। आगे मूव करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कौन नहीं जानता इस वर्क को। इस वर्क को लिखा है मिल्टन जी ने, ठीक। ऑल्दो मिल्टन ने इसका नाम ये नहीं रखा था, मिल्टन ने इसका नाम लिखा था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इन्होंने इसका नाम लिखा था। बाद में इसका नाम चेंज करके ऑन हिज ब्लाइंडनेस किया गया। सो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसका ये नाम किसने दिया था। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। आगे मूव करते हैं कि किस फिगर ऑफ स्पीच को हम बेथोस के नाम से भी जानते हैं, तो वो रहेगी हमारी एंटी क्लाइमैक्स। सो आपने क्लाइमैक्स का नाम तो बहुत सुना होगा मूवीज में कि क्लाइमैक्स मस्त था भाई, पर क्लाइमैक्स होता क्या है? क्लाइमैक्स का मतलब होता है थोड़े थोड़े इवेंट्स के थ्रू कहानी का ऊपर चढ़ना, ठीक है, एक पीक पर पहुंच जाना। और फिर जब ये क्या कहते हैं जो पीक यानी अपने क्लाइमैक्स से पहुंच के फिर कहानी धीरे 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 एंडिंग की ओर बढ़ती है, उसी को हम एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 99 पे पहुंचते हैं कि किसमें कैरेक्टर ऑफ कैलिबन रहता है। तो जिसने भी शेक्सपियर को पढ़ा होगा और उनकी क्या कहते हैं जो ट्रेजेडीज हैं और कॉमेडीज हैं उनकी समरी जिसने पढ़ी उसको बहुत अच्छे पता होगा कि ये टेम्पेस्ट में रहता है कैलिबन, जो तूफान लेकर आता है। सो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बुक मैंने सजेस्ट की थी, अगर आपको नहीं पता हो देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से बता दूंगी। एक बुक है जिसको आप जो शेक्सपियर के वर्क्स की समरी पढ़ने के लिए बेस्ट है, बहुत इजी लैंग्वेज में दी गई है, छोटे छोटे 2-2 3-3 4-4 पेज में इनकी वर्क्स की समरी को बहुत इजीली डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये टर्म रिलेटेड है जॉन कीट्स से, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है 2022 में नेट में, यूजीसी नेट में 2022 में क्वेश्चन आया कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किस राइटर से रिलेटेड है। सो ये है जॉन कीट्स से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन आता है इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये किस लाइन क्या कहते हैं किस वर्क से ली गई है? शेक्सपियर का वर्क रहता है मैकबेथ, वहां से ली गई है। और अब जैसे मैंने बताया कि शेक्सपियर आपको कहाँ से पढ़ना, तो मैंने बताया था कि आपको मिलियन माइंड इंग्लिश से शेक्सपियर को पढ़ना है। तो जब आप सर का वीडियो पढ़ेंगे तो सर ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 वर्क्स होंगे HOKM, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इनकी समरी, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट लाइंस सब सर ने करवाई हैं। आप उन वीडियोस को भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81, सॉरी कि किस नॉवलिस्ट के कैरेक्टर्स हैं जे गेट्सबी एंड निक कैरेवे। सो ये रिलेटेड है हमारे F स्कॉट से। इनका एक वर्क आता है जिसका नाम ही होता है द ग्रेट गैट्सबी।
द ग्रेट गैट्सबी नाम का वर्क होता है एफ स्कॉट फिजल्ट का, उसमें ये दोनों कैरेक्टर आते हैं, जे गेट्सबी एंड निक कैरीवे, ये अमेरिकन राइटर हैं। सो मैंने जो अमेरिकन राइटर्स की लिस्ट की है उसमें मैंने बताया ये इनका बहुत ही फेमस नॉवेल है, इस पे मूवी भी बन चुकी है, और उस मूवी में जे गेट्सबी का जो कैरेक्टर है वो किसने क्या कहते हैं किसने रोल किया है, हाँ, लियोनार्डो दी कैप्रियो ने, जिन्होंने टाइटैनिक में रोल किया है, आई थिंक उन्होंने ही इस पे रोल किया हुआ है। आप जब सर्च करेंगे तो पहले उन्हीं की फोटो इस कैरेक्टर के रूप में दिखाई जाएगी। फिर आता है प्रोसोडिक मीटर कौन सा है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब मीटर जानना होता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है सिलेबल्स। तो द को सिलेबल्स क्या होता है, सिलेबल्स का मतलब होता है किसी वर्ड को बोलने में हमें कितनी बार पॉज लेना गया। जैसे द हमने बोला एक ही पॉज लिया, कर्फ्यू, कर्फ्यू में हमें दो पॉज लेना पड़ा, कर के लिए एक बार पॉज लेना पड़ा और एक बार फ्यू के लिए पॉज लेना पड़ा। फिर टॉल्स, टॉल्स में भी एक ही पॉज, द एक पॉज, नेल एक पॉज, ऑफ एक पॉज। फिर आती है पार्टिंग, दो पॉज यहाँ पे लेना पड़ा। फिर आता है डे, यहाँ पे हमें एक पॉज लेना पड़ा। तो टोटल हमारे कितने पॉज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉज हमारे हो गए। इस हिसाब से जब हमारे 10 पॉज हो गए तो उसका हाफ करेंगे 5, और 5 के लिए हम पेंटा यूज करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा पेंटामीटर। ठीक है, सो ट्राईमीटर तो हमारा पहले ही कट गया। पेंटामीटर आता है और एक आयम्बिक पेंटामीटर रहता है, एक लाइन रहेगी स्ट्रेस्ड, एक रहेगी अनस्ट्रेस्ड। तो आप अभी इसको मैं भी नहीं इतना डिटेल में समझ पाती हूँ और ना मैं आपको इतना डिटेल में समझा पाती हूँ, बट आपको जो मोस्ट ऑफ दी वर्क्स देखने को मिलेंगी वो आपके आयम्बिक पेंटामीटर में मिलेंगे। तो अगर अभी कभी आपको मौका हो तुक्का लगाने का और आपको ना पता हो कि इसका क्या कहते हैं मीटर क्या है, तो आप आयम्बिक पेंटामीटर लगा कर आइए, 90% वर्क्स में आपको यही मिलेगा। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 104 क्वेश्चन आ गए हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टच स्टोन मेथड किसका है। ये टच स्टोन मेथड है हमारा मैथ्यू एर्नोल्ट का, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूजीसी नेट 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है, टच स्टोन का मतलब होता है इन्होंने कुछ राइटर्स रखे हैं, क्लासिक राइटर्स को लिया है और उनसे फिर जो अदर राइटर्स होते हैं उनके वर्क्स को कंपेयर किया है। इसको टच स्टोन यानी एक तरीके से कह सकते हैं, वो स्टोन नहीं मतलब टच स्टोन एक तरीके से पैमाना या मापक कह सकते हैं कि अगर इन राइटर्स का वर्क इन क्लासिकल राइटर्स से मैच कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग सही चल रहा है जैसे उन्होंने बताया है या उन्होंने लिखा, तब तो ये वर्क अच्छा है, नहीं तो ये बेकार है। बट ऑल्दो इनकी इस मेथड की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है कि ये इतना सही नहीं कि आप किसी राइटर की ओरिजिनलिटी को ऐसे ख़त्म कर देंगे अगर आप उसके वर्क्स को दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे। फिर आता है कि ये राइम्स किसने लिखी है, इन सैंडो डिड कुबला खान अ प्रेजेंट प्लेजर डोम डिक्रे। ये लाइंस रहेंगी हमारे एसटी कॉलेज की एक बहुत 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 फेमस पोएम है कुबला खान, जो कि इनकी अनफिनिश्ड पोएम रहेगी कुबला खान, उससे ये लाइंस ली गई हैं। और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूपी जूनियर एडेड 2021 एग्जाम से। सो ये जो एग्जाम है यूपी जूनियर एडेड टीचर एग्जामिनेशन 2021, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस थे, अब ये कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो नेट से रिपीटेड आए हैं और ये यूपी एडेड वाले एग्जामिनेशन से आए हैं। अदर स्टेट की जो क्या कहते हैं कैसे बताओ, हाँ अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी से भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आपको जब टेक्स्ट बुक खोलेंगे आपको कहीं का भी कोई भी लिटरेचर से क्वेश्चन, कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन मिले, वो किसी भी एग्जाम का हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस स्टेट का वो एग्जामिनेशन है और किस लेवल का एग्जामिनेशन था, आपको जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उन सबको कर लीजिए। सो अब इतना ही इस वीडियो के लिए, आगे मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों ये रही सारी आज की हमारी लिटरेचर की बात, और आई होप ये 50 क्वेश्चन जो थे ये आपको हेल्पफुल लगे होंगे, इनका एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे एनालिसिस में, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी जरा भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख के बताइएगा कि हाँ दीदी ये कमी है, या मैम जो भी आप मुझे कहते हो कि ये कमी रह गई है, आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे वो चीज़ कभी बुरी नहीं लगती अगर मेरी कमी कोई निकाल रहा है, क्योंकि उससे मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने का ही मौका मिल रहा है। और आगे की वीडियो की बात करें हम, तो आगे की वीडियो में हम लोग जो TRE 3 में TGT एंड PGT का आया है उनके दोनों सेट्स को आगे हम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा लिटरेचर का सारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक को हमें टच करना चाहिए।
सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड आई प्रॉमिस कि मेरा जितना भी हो पाएगा मैं लिटरेचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। बिकॉज मैंने किसी टीचर का पका पकाया कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने जो सारी चीज़ें थी मैंने खुद से सीख सीख के एक एक लेवल पे अपना लिटरेचर किया हुआ है। मेरे ये सारे के सारे जो नोट्स है ना, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैंने किसी टीचर को कभी भी कॉपी नहीं किया है। हाँ, मैं ये कहती हूँ मिलियन माइंड्स इंग्लिश को मैंने जितना भी है मैंने उनको देखा है, उनको कॉपी, बट बाकी कोई टीचर का मेरा नोट्स मैच नहीं करवा सकता कोई भी कहीं से कि मैंने उस टीचर को देख के और छाप लिया है उसका नोट्स। सो आप समझ रहे होंगे कि ये मेरी मेहनत की बात है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव, मे महाकाल ब्लेस यू विथ इमेंस सक्सेस दिस ईयर।